हेलो एवरीवन, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपका अपना चैनल है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा जो 9th क्लास का टॉपिक है मोशन, गति बोलते हैं इसको हिंदी में, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए ये और बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक गति। देखिए, हमारा जो पूरा का पूरा लाइफ है जो है गति से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बिना गति हमारे लाइफ में कुछ भी संभव नहीं है। लोकल लैंग्वेज में भी हम कहते हैं बिन गति सब सून, भी मतलब बिना गति किए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमारी सृष्टि है, नेचर है, उसमें मोशन बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कण कण में जुड़ा हुआ है। मोशन कई बार स्टेशनरी भी हो सकता है, मोशन चलते भी हो सकता है। जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं तो उनमें मोशन किस तरह का हमारे पास स्टेशनरी मोशन है। स्टेशनरी मोशन मतलब वो तो एक जगह पे खड़ा हुआ है लेकिन उसके पार्ट बढ़ रहे हैं, जड़ें नीचे की ओर जा रही हैं, पत्तियां ऊपर की ओर जा रही हैं, तना बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या भाई, मोशन जो है हर बॉडी में एग्जिस्ट करता है। गाड़ियाँ चलती हैं, रेल चलती है और ट्रेन चलती है, हम भी चलते हैं। तो बिना मोशन के हमारा लाइफ जो है एक तरह से बेजान हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक मोशन के ऊपर है। फिजिक्स का ये टॉपिक है हमारे पास, 9th क्लास में साइंस का टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप जो है बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो इसमें जो हमारे पास कुछ बेसिक्स पॉइंट दिए गए हैं, पहले तो हम उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम जो है पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं 9th क्लास साइंस की जो चैप्टर मोशन है उसके क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक के भी होंगे और अभ्यास के प्रश्न भी होंगे। हम आपको बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल आपको साथ साथ याद करवा देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बस आपके लिए एक ही शर्त है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखिए। एक बार आपको समझने में इतनी परेशानी नहीं आएगी। ध्यान से देखिए और हम आपसे वादा करते हैं, आपसे दावा करते हैं हम हमारी तरफ से कि यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुन लिया, ध्यान से समझ लिया, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यूं ही आपको याद करा देंगे। अगर आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वीडियो देखने का हमारा क्या मकसद होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो घर से हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े, बिल्कुल फ्री। ये आपका अपना चैनल है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए जो हमारा जो टॉपिक आज का गति। देखिए, गति में हम कुछ क्वांटिटी लेके चलेंगे, पहले हम उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं हमारा जो टॉपिक आज का गति। देखिए, कुछ इसमें बेसिक्स पॉइंट हमारे पास गति में जो आपने सिंपली देखनी है। सबसे पहले हमारे पास देखिए राशियाँ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो राशि हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक तो होती है अदिश, जैसे नाम से ही देखिए अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है, जिसमें दिशा नहीं है। राशि मतलब संख्यात्मक हो गया, एक तरह से क्वांटिटी होगी हमारे पास। तो डेफिनेशन हमारी यहीं से बनेगी अदिश बिना दिशा के, यानी कि वह भौतिक राशि। भौतिक का मतलब जो हमें दिखाई दे रही है, हमारे सामने है, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो वो जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा बिल्कुल नहीं होती। उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य है, समय है, ऊर्जा है, ये सारी क्या है हमारे पास अदिश राशियाँ हैं। कौन सी राशियाँ हमारे पास? ये अदिश राशियाँ हमारी। देखिए, जब हम अदिश राशि की बात करते हैं तो जैसे ये एक तरह से बिंदु है हमारे पास, पॉइंट होता है जो, हम उसकी क्या तो डायरेक्शन मानेंगे, इसकी हम कोई डायरेक्शन नहीं मानते और ना ही इसका कोई डायमेंशन है हमारे पास। क्या है? मतलब कोई लेंथ भी नहीं है, लगभग विदाउट लेंथ है हमारे पास ये, जिसको हम बिंदु भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जो है एक तरह से अदिश राशि है। और एक बात और ध्यान रखिए, अदिश राशि में जो हम मेन पॉइंट लेकर चलेंगे वो क्या है कि इसमें जो है हम जैसे मैथमेटिक्स में अलजबरा करते हैं ना, ज्यामिति करते हैं, वो रूल जो है इसमें
नहीं चलते हैं हमारे पास, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। जैसे विद्युत धारा है, करंट है, अभी करंट की दिशा भी लग रही है हमें, कई बार दिमाग से जाते हैं भी करंट तो जाएगा, अभी कहीं तो जाएगा, उसकी दिशा है, लेकिन नहीं, अब करंट जो है अदिश राशि है हमारे पास, क्या है, अदिश राशि है। तो अदिश क्यों है, क्योंकि करंट जो है अलजबरा के जो रूल है उनको फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही हमारे पास टेम्परेचर है, दाब है, प्रेशर है, ये सभी अदिश राशि हैं। तो अदिश राशि आपको समझ में आ गया क्या होती है। अदिश राशि वो होती हैं जिसका केवल परिमाण होता है, क्या होता है, परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होती, उसको हम अदिश कहते हैं। आप नाम से देखिए, बस इसको एक बार इसको देख लीजिए, बस अदिश जिसकी दिशा नहीं है, बस आप इतना लिख दीजिए तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर लेने के लायक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम फिजिक्स में जब साइंस की बात करते हैं, वैसे हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी होती है, हर पॉइंट जो है क्लियर करना होता है, लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ याद नहीं रहता तो आप सिंपली लिखेंगे अदिश का मतलब बिना दिशा के। और एक दो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमारे पास चाल होगी, कार्य, समय, ऊर्जा जो भी है। अब बात करते हैं हम सदिश। देखिए नाम में ही आ रहा है हमारे पास सदिश मतलब दिशा सहित, सदिश का मतलब दिशा सहित, और इंग्लिश में इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वैसी जो भौतिक राशि होती है जिनमें परिणाम होता है, जो हमारे पास परिमाण होता है, उनके साथ साथ दिशा भी होगी, दिशा का भी हमें ज्ञान होगा, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। अब ये देखा ना हमने अलजबरा का, अब अलजबरा की बात करें थे ना, यानी कि जैसे a + b = b + a, इस तरह के जो रूल होते हैं, 1 + 1 बराबर हो गया 2, 2 + 2 = 4, तो ये हमारे पास योग के निश्चित नियम होते हैं, उनको ये फॉलो करती है, उनके अनुसार नियमों में होती है, इसलिए उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। ये मेन पॉइंट है, इसमें ध्यान रखिए, योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि सदिश तो आपको पता ही चल गया भी, जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होते हैं, दोनों होती हैं, उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। और ये योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, इसलिए हमको सदिश राशि भी कहते हैं। जैसे वेग है हमारे पास, इनकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, बल क्या होता है, त्वरण होता है, तो ये सारे पॉइंट हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपके एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखेंगे होता क्या है। अब बात करते हैं दूरी की। देखिए दूरी होती क्या है हमारे पास, किसी दिए गए समय अंतराल में, किसी दिए गए समय अंतराल, समय अंतराल का मीनिंग क्या लेंगे हम, समय में जो अंतर है, जैसे मान लो अब हमारे पास टाइम घड़ी में जो है 12:15 है, और उसके बाद होगी 12 हमारे पास 30 होगी, तो समय अंतराल कितना आ गया, 15 मिनट का आ गया, 12:15 से 12:30 तक, यानी कि जो अंतिम समय है, फाइनल टाइम है, उसमें से इनिशियल टाइम घटा देते हैं तो वो अंतराल आ गया, बीच का टाइम आ गया। तो किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ध्यान रखिए, तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, और हमेशा ये पॉजिटिव होती है। क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। अब देखिए हम दूरी के बारे में आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देते हैं। दूरी हम कैसे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है हमारे पास, यहाँ से चल के ये ऐसे जा रहा है, फिर इसे ऐसे चला गया, फिर इधर चला, फिर इधर चला, ऐसे ऐसे जाके जाता है, देखिए, और यहाँ पे पहुँच गया वो आखिरी में, ठीक है ना। तो ये सारे की सारी लंबाई मापेंगे, मतलब यहाँ से ये लिया, फिर ये मापना, फिर ये मापना, तो इस तरह से पूरे का पूरा मार्ग हमें मापना है, पूरे का पूरा मार्ग की लंबाई मापनी है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, तो वो हमारी दूरी होती है। क्या होती है दूरी, कई बार इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ भी बोलते हैं। क्या, मार्ग की लंबाई, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ भी बोलते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास ये कोई स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है ना, और एक आदमी यहाँ से चलता है मान लो, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इस तरह से हम वापिस इसी पॉइंट पर आ गया। तो दूरी क्या होगी, यहाँ से मापने हमें पूरे के पूरे स्क्वायर को, या जो रेक्टेंगल है, जो आयत है, इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री को हमने मापना है, कोई भी पॉइंट इसका हमें छोड़ना नहीं है। तो ये दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। पॉजिटिव होती है और अदिश होती है। 3 पॉइंट नोट करेंगे, क्या होती है, एक तो पॉजिटिव होती है हमेशा, और एक क्या आता है, अदिश होती है, और तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। 3 पॉइंट नोट कर लीजिए,
तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। अभी याद हो जानी चाहिए आपके पास, तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। हमें और अदिश राशि होती है, हमेशा धनात्मक होती है। 3 पॉइंट इसमें आप लिखेंगे जब एग्जाम में आता है। अब दूरी के साथ ही हमारे पास होता है एक विस्थापन, बिल्कुल सेम पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देख लीजिए क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन की जब हम बात करते हैं तो हमेशा दोनों साथ साथ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, अभी आपका जो है डिफरेंस क्लियर कर देंगे, आपके बिल्कुल दिमाग में एकदम से फिट हो जाएगा। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए दोनों की डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, देखिए आपके सामने है। ये क्या कहते, एक बार दोबारा देखते हैं हम क्या कहता है। देखिए एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, लेकिन दूरी की कोई दिशा नहीं थी, दूरी की कोई दिशा नहीं, लेकिन ये एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक बार डेफिनेशन याद कर लीजिए, मैं अभी बता देता हूँ क्या पॉइंट है, आपके नहीं क्लियर हुआ होगा। एक निश्चित दिशा में डायरेक्शन फिक्स होगी, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरी भाषा में यदि हम कहें तो दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को, नोट कर लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और वो सदिश राशि है, एसआई मात्रक मीटर है। दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर है, दूरी का भी एसआई मात्रक क्या है, मीटर। राशि कौन सी आई, सदिश। क्लियर है ये पॉइंट। और ये देखिए विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तीनों पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन दूरी से हमेशा धनात्मक रहेगी। दूरी क्या रहेगी, हमेशा धनात्मक रहेगी, कुछ ना कुछ तो होगी ही, पॉजिटिव में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। ये बात नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। देखिए मान लो कोई आदमी यहाँ से चलता है, देखिए ये पॉइंट है, कोई यहाँ से चल के यहाँ गया, वो ये चल दिया, यहाँ से चल रहा है, सीधा चल रहा है ना, चलता जा रहा है देखिए, और यहाँ पे रुक गया वो। क्लियर है ना, यहाँ से चल के यहाँ पे जाके रुक गया वो। अब क्या पॉइंट होगा, अभी जब दूरी तो लेंगे, हमने दूरी पड़ी थी ना, तो ये सारे का सारा पथ हमने मापना था। ये देखिए ये सारा पथ हमने माप के चले थे, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये थी दूरी। लेकिन विस्थापन में क्या था भी, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम परपेंडिकुलर, लंबवत, सीधी दूरी, डायरेक्ट एकदम से पहुंचना में। अब जैसे भी मान लो हमें एक हवाई जहाज है, मान लो हमारे पास क्या है, हवाई जहाज है, हमें जाना है कैथल से कुरुक्षेत्र जाना है, या दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। अगर हम मान लो सड़क का यूज़ करते हैं तो जहाँ पे सड़क जाएगी वैसे वैसे हमें चलना होगा, मतलब हमें दूरी तय करनी पड़ेगी, विस्थापन नहीं चलेगा वहाँ पे। लेकिन हवाई जहाज के लिए तो हम सीधा दिल्ली से चंडीगढ़, सीधा स्ट्रेट लाइन में सीधा जाएगा ना, तो वो कम से कम दूरी होगी दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में। तो इसी तरह से अब ये जैसे ये दो पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट ए है मान लो, और ये पॉइंट क्या है बी। अब विस्थापन क्या होगा, ये देखिए सीधी दूरी ये बनेगी, देखिए ये कम से कम दूरी है हमारी। क्लियर है ना, ये कम से कम दूरी है, इसलिए इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। एक एग्जाम्पल और देखिए हमारे पास विस्थापन को समझाने के लिए। ये मान लो हमारे पास स्केयर है, देखिए ध्यान से, ये कोई स्केयर लगा लो, या रेक्टेंगल आयत लगाओ या वर्ग लगाओ, हमें ये वर्ग नहीं बल्कि आयत दिख रहा है, ये है। अब एक व्यक्ति यहाँ से चलता है, देखिए ये पॉइंट ए है मान लो, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। ए से चलता है, वो चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया, सी पे पहुँच गया, ठीक है, फिर सी से कहाँ गया, डी पे पहुँच गया, और डी से कहाँ पे आ गया, ये बी पर आ गया, और बी से फिर ये कहाँ पे आ गया, ए पर आ गया। अब देखिए ध्यान से, यदि मान लो वो हम दूरी की बात करते हैं तो हमें ए से सी के बीच मापना पड़ेगा। मान लो ये 4 मीटर है, फिर सी से डी ये मान लो 6 मीटर है, और ये फिर हमारी 4 मीटर है, और ये कितनी है, 6 मीटर है। तो दूरी कितनी होगी, 4 + 6 + 4 + 6, यानी कि कितना हो गया हमारे पास, 4 और 4 8 और 6 14 और 6 22 हो गया। कितना हो टोटल, 22, 6 6 12 और 8 20 करेंगे हम इसको, टोटल 20। मतलब हमारे पास दूरी जब हम मापेंगे तो टोटल लेंगे भी कितने, 4 और 6 10
और 10 कितना हो गया, 20 हो गया हमारे पास। टोटल क्या रहेगा, 20 रहेगा। क्या रहेगा, टोटल 20 हो गया, मतलब दूरी 20 होगी। अब भाई विस्थापन की जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विस्थापन की जब हम बात करते हैं, विस्थापन की डेफिनेशन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी भी, ये ए से बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, और फिर यहाँ पे दोबारा ए पर आ गया, तो बीच में डिस्टेंस तो रही नहीं ना कोई तो डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे आके खड़ा हो गया वो, तो विस्थापन तो जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस कितनी थी, 20 किलोमीटर हुई। तो ये है डिफरेंस विस्थापन और दूरी में, मतलब विस्थापन जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं है, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट लीजिए, मान लो ए से ये चलता है और सी पर पहुंच गया, ए से सी मान लो ये 4 है और ये 5 है, ऊपर वाली दो, ठीक है ना। तो ये टोटल हमारी कितनी होगी, 9 मीटर होगी। ये तो क्या कोई डिस्टेंस, लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना तो इन दोनों के बीच की सीधी दूरी निकालेंगे, देखिए ऐसे, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, और वो हम निकालेंगे ट्रायंगल लॉ का यूज़ करके, ठीक है। तो ये है हमारे पास विस्थापन और दूरी में अंतर, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा क्या ना। तो विस्थापन मिनिमम डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच की, याद रखिए। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी होती है, ये ध्यान रखिए, और सीधी दूरी होगी, ध्यान रखना है। हाँ, अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। किसको बोलते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, याद रह जाएगा ना फार्मूला। एक हम आपको एक रूल बताते हैं, देखिए चाल को हम ऐसे लिखते हैं, किसे लिखते हैं, एस, किसे लिखेंगे, एस। एस बराबर क्या है हमारे पास, देखिए दूरी, यानी कि डी बटे टी, ये फार्मूला आता है हमारे पास। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, और ये अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, नोट कर लीजिए। और दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है चाल की, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक का मतलब यूनिट, एक ही समय में किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल का हमारे पास फार्मूला जो हमने अभी लिखा, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। दोबारा सुन लीजिए, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, ठीक है ना। क्या होती है, दूरी बटे समय, क्लियर है ना, दूरी बटे समय, ये ध्यान रखिए। यहाँ सूत्र देख सकते हैं, यदि वस्तु द्वारा एकांक समय में अधिक दूरी तय की जाती है तो वस्तु की चाल अधिक होगी, ठीक है ना। और यदि हम कम करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसमें दिखाते हैं हम आपको, जितनी ज़्यादा दूरी तय करेगी उतनी ज़्यादा चाल होगी, ठीक है। यदि वस्तु एकांक समय में कम दूरी तय करती है तो उसकी चाल कम होती जाती है, यानी कि दूरी जीरो तो चाल भी जीरो, दूरी जीरो तो चाल भी जीरो, ठीक है। अर्थात यदि वस्तु गतिशील न हो, मतलब जब ना चल रही हो, खड़ी हो, तो उसकी चाल जीरो होगी, शून्य होगी। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड MKS में। औसत चाल, कुल समय बटे कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। कुल समय बटे कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना, या मैथ में पढ़ते हैं भी, जैसे हमने 1 2 3 4 हमारे पास, इसका हमें औसत निकालना, तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो सेम औसत चाल होती है हमारी। कुल दूरी के अनुपात को, यानी जो समय और दूरी का अनुपात है, उसको हम क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, कोई ट्रेन 500 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है, तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय लगा दो, यानी कि 500 डिवाइड बाई 10, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। क्लियर है ना। देखिए हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं भी, मान लो कोई गाड़ी है कुरुक्षेत्र से चलती है और वो चंडीगढ़ जाती है। अब उसकी जो स्पीड है, चाल है, सेम तो नहीं होगी ना। मान लो वो अंबाले तक जाती है, कुरुक्षेत्र से अंबाले तक जाती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, और उस टाइम उसने 2 घंटे लिए कुरुक्षेत्र से अंबाला जाने के लिए।
फिर अंबाला से चंडीगढ़ गई वो, फिर उसने लिए 1 घंटा और किलोमीटर उसने तय किए 50। तो 2 घंटे हमारे टोटल घंटे कितने हो गए? 3 घंटे। 2 घंटे पहले लिए, 1 घंटा बाद में लिया। 3 घंटे में कितनी दूरी तय की? तो औसत चाल हम इस तरह से निकालते हैं कि कुल दूरी जोड़ लेंगे और कुल समय जोड़ देंगे तो वो आ जाएगी औसत चाल। तात्क्षणिक चाल देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। तात्क्षणिक का मतलब उस समय की चाल। कोई बॉडी जो जिस समय चलती है, मतलब एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, उसी टाइम। तात्क्षणिक का मतलब उसी टाइम, एट दैट फिक्स टाइम। किसी भी गतिशील वस्तु की किसी क्षण पर चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। मतलब जब हम, जैसे हम उसमें देखा होगा ना आपने, जैसे जितने भी व्हीकल होते हैं ना, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कार हो, कुछ भी हो, उसमें हमारे पर ऑडोमीटर लगा होता है। तो उसमें हम देखेंगे, जब भी देखेंगे तो वो जैसे जिस टाइम हम देखेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी हमारे पास, वो दिखाएगा भी कितनी किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर से चल रही है या 50 किलोमीटर से चल रही है या 100 किलोमीटर से चल रही है। तो वो तात्क्षणिक चाल होती है हमारी, ठीक है ना। कार में जो माइलोमीटर लगा होता है, हिंदी में बोलते हैं जिसको, तो कार की जो हमारी कार की तात्क्षणिक चाल को बताता है, इंस्टेंट स्पीड को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इंस्टेंट स्पीड बोलते हैं। तो वो हमेशा इंस्टेंट स्पीड बताता है और वो अलग अलग समय में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग समय में अलग अलग हो सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे। वेग में, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और वहां पे क्या था, देखिए ध्यान से, देखिए चाल। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, ठीक है ना। और वहां पे क्या है हमारा, देखिए विस्थापन में परिवर्तन की दर है ये क्या है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है और मात्रक मीटर प्रति सेकंड सेम होता है दोनों का। यदि किसी वस्तु में जो स्थिति में जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है ना पॉइंट? क्या कहता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ बदलाव हो रहा है जिसके कारण वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, तो वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित हो रही है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। ये साइंस की डेफिनेशन देखिए, एकांक समय में जितनी विस्थापित हो जाएगी उसे हम उस वस्तु का वेग कहते हैं। और वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, याद रखिए इसको। अतः एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन को ही वेग कहते हैं हमेशा। अब औसत वेग भी हमारा वही लेगा हम, किसी वस्तु के कुल विस्थापन और उस विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। वही हमारा जो औसत चाल वाला था सेम। औसत वेग क्या आता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। फिर वही हमारे पास तात्क्षणिक वेग आ जाएगा। वो क्या होगा फिर हमारे पास? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? किसी क्षण गतिशील वस्तु के वेग को तात्क्षणिक कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेलरेशन। क्या आता है? एक्सेलरेशन। देखिए हमने जो है पहले दूरी किया है, फिर विस्थापन किया है, फिर स्पीड किया है और फिर क्या है कि हमने वेग किया है। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है हमारे पास। जो स्पीड है दूरी से रिलेटेड होगी, विस्थापन से रिलेटेड होगी, और जो वेग है वो भी दूरी से और विस्थापन से रिलेटेड हो गया हमारा। अब एक्सेलरेशन आता है, त्वरण बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? त्वरण। हिंदी में देखिए, इंग्लिश में क्या लिखा है? एक्सेलरेशन। नाम से क्लियर हो अभी। एक्सेलरेट मतलब तेज कर दिया किसी बॉडी को या कम कर दिया, मतलब उसकी चाल को या तो हम तेज कर रहे हैं उसके वेग को या कम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हो रहा है। वेग में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट ये? कोई बॉडी चल रही है, कोई बॉडी मूवमेंट में है, वेग में है, और यदि उसमें परिवर्तन होता है, चाहे वो परिवर्तन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो वो बॉडी किस में आ जाएगी? त्वरण में आ जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं किसी पिंड के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, सीधी सी बात है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये बात नोट कर लीजिए। किसी गतिमान वस्तु का वेग में परिवर्तन हो रहा हो तो उस वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। क्या कहलाएगी? त्वरित मतलब चल रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिणाम, दिशा या दोनों हो सकते हैं। और ये भी एक सदिश राशि है और इसका सिंबल क्या है? ए।
सिंबल क्या है, ए है हमारे पास। मात्रा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगी, इसकी पावर -2 आएगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। किसी गतिमान पिंड के गति की दिशा में परिवर्तन होने पर भी त्वरण में परिवर्तन माना जाता है। यह आप ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है ये, किसी गतिमान पिंड के गति की दिशा में परिवर्तन होने पर भी त्वरण में परिवर्तन माना जाता है। मतलब उसने अपनी दिशा बदली तो भी इसमें हम क्या मान लेंगे, एक्सेलरेशन हो रहा है, त्वरण हो रहा है। इसका परिमाण धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक, तीनों हो सकते हैं, ठीक है ना। और जब वो नेगेटिव होगा तो हम रिटार्डेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। अब रिटार्डेशन का एक एग्जांपल लेते हैं हम। किसी वाहन में ब्रेक लगाने से मंदन, इंग्लिश में रिटार्डेशन, हिंदी में मंडन वर्ड है। मंदन क्या है, मान लो कोई गाड़ी चल रही है, तेज गाड़ी जा रही है, तो जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो सीधी सी बात है वेग कम हो जाएगा ना, तो त्वरण कम हो गया। और यदि हम एक्सेलरेटर पे पैर रख देते हैं, गाड़ी में देखे होंगे ना, एक तो एक्सेलरेटर होता है पाँव के नीचे हमारा, और एक ब्रेक होता है और एक क्लच होता है। एक एक्सेलरेटर इसलिए बोलते हैं, तो वो एक्सेलरेट कर देता है बॉडी को, मतलब बढ़ा देता है, और ब्रेक क्या करेगा, उसको कम कर देता है ना। तो जो कम होगा तो वो मंदन में आ जाएगा, यानी कि रिटार्डेशन में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिए। किसी वृत्त में एक समान गति करते हुए पिंड को भी त्वरित माना जाता है। ठीक है ना। कोई बॉडी मान लो वृत्ताकार पथ में गति करती है, किस में करती है, वृत्ताकार पथ में, और एक समान गति करते हुए पिंड को भी त्वरित मानते हैं, उसको हम एक्सेलरेट माने। क्यों माने, क्योंकि वो अपनी दिशा चेंज कर रहा है। अभी बात की थी ना, जो क्योंकि जब दिशा चेंज होगी तो बॉडी एक्सेलरेशन में होगी। जब दिशा चेंज होगी तो बॉडी किस में हो जाएगी, एक्सेलरेशन में हो जाएगी। सभी आकाशीय पिंडों की गति त्वरित गति मान जाती है। जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, उल्का पिंड है, जितने भी हमारे आकाशीय पिंड हैं, सब की गति क्या मानी जाती है, एक्सेलरेटेड मानी जाती है, त्वरित मानी जाती है, क्योंकि वो अपनी दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं। यदि किसी पिंड का गति, ये गीत की जगह गति है, ये ध्यान रखिए, आरंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी हम u ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली, e, यानी कि आरंभिक वेग जब उसने शुरू किया तो वो वेग u मान लेते हैं, और समय हम ले लेते हैं t, और जो लास्ट की वेग है हमारी उसको हम v ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, v, लास्ट का वेग हम क्या लेते हैं, v। तो त्वरण की परिभाषा देखिए क्या होती है, a = v - u/t, v - u/t। कहने का मतलब वेग में हमें देखिए उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। डेफिनेशन क्या, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, v - u, लास्ट वाला जो अंतिम वेग है उसमें से फर्स्ट वेग घटा देंगे, तो वो वेग में परिवर्तन हो गया। वो क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर। इसलिए हमने लिया v - u, इसलिए हमने क्या लिया है, v - u लिया, v - u। और इसको v - u को बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर। क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर बटे में समय, जो उसने समय लिया, और a से हम इसको डिनोट करते हैं, a इसका सिंबल है। a = v - u / t। तो ये होता है इनके वेग में परिवर्तन की दर बटे में लगा समय, ये त्वरण की डेफिनेशन है हमारी। ठीक है ना। और अब देखते हैं त्वरण के प्रकार कितने होते हैं हमारे पास। तो एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिफॉर्म। एक समान, किसी वस्तु के वेग में एक समान समय अंतरालों में वेग में समान परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। क्लियर ना। अब ये जब हम टाइम की बात करेंगे ना, मतलब समय के अनुसार क्या रहेगा, समान रहेगा, बदलेगा नहीं समय के अनुसार। देखिए दोबारा देखिए क्या कहता है ये, एक बार आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यदि किसी वस्तु के वेग में एक समान समय अंतरालों में वेग में समान परिवर्तन हो रहा हो, मतलब बदल नहीं रहा, बदल रहा है लेकिन समान बदलेगा, ये बात नहीं बदल रहा का मतलब लेते हैं जब हम समय की बात करेंगे ना, तो पॉइंट क्या है, समान समय अंतरालों में वेग में समान परिवर्तन होता है, मतलब बराबर परिवर्तन रहेगा। परिवर्तन हो रहा है लेकिन बराबर हो रहा है, अलग अलग परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है।
जैसे मुक्त अवस्था में ऊपर से नीचे गिरती हुई किसी वस्तु में एक समान त्वरण होता है। किसी बॉडी को जब ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो उसमें त्वरण क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, मतलब समय के अनुसार ही वो चेंज होगा, समय के अनुसार ही चेंज होता है, वैसे उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब करते हैं असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यदि वस्तु का वेग में परिवर्तन एक समय में यानी कि एक समान समय अंतर वालों के लिए भी भिन्न भिन्न हो तो वस्तु का त्वरण असमान होएगा। भाई समय का जो अंतर है उसमें अलग अलग हो रहा हो तो त्वरण क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमारा बढ़ रहा है, और नेगेटिव का मतलब घट रहा है। अभी जो हमने बात की थी, किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ता रहता है तो उस वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। जैसे कार है हमारी, कोई गाड़ी है, कोई चल रही है, अगर हम उसके रेस पे पांव रखते हैं तो वो बढ़ती जाएगी, और देंगे तो और बढ़ती जाएगी, तो वो बढ़ रहा है ना, तो वो क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया, मतलब हर बार बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम उस पर ब्रेक लगाएंगे तो वो घटना शुरू हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक। उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, नेगेटिव। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। जैसे कार को पीछे ले जाना, जैसे कार को पीछे ले जाना। तो ये थे हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा। हमने दूरी के बारे में पढ़ा, विस्थापन के बारे में पढ़ा, चाल के बारे में पढ़ा, वेग, विस्थापन और त्वरण के बारे में पढ़ा, समान त्वरण, असमान त्वरण, सकारात्मक त्वरण यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव त्वरण। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और उसमें से जो है हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आप हमारा जरूर देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।